ओके, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग फर्स्ट पेपर जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेशल एजुकेशन है, उसमें फर्स्ट यूनिट के सेकेंड पॉइंट 1.2, जिसमें कि हम लोग को कॉन्सेप्ट एंड डिफिनेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, इन जो डिफरेंट 3 टर्म्स है, इनको उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। उसको व्हाट इज द प्रॉपर मीनिंग ऑफ दैट टर्म वो जानने का प्रयास करना है। चूंकि ये फर्स्ट पेपर हमारा इंट्रोडक्शन का पेपर है, तो हम जब स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं तो बार बार इस स्पेशल एजुकेशन में ये टर्म आएंगे। तो यहाँ से हमको स्टार्ट करना है कि ये टर्म क्या है और इनका इम्पोर्टेंस क्या है, इनका रिलेशन क्या है आपस में। तो आज के लेक्चर में हम लोग इसी को जानने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो 3 टर्म निकल के आते हैं, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप, तीनों से आप अवेयर होंगे। आप सभी ने जरूर इनका नाम सुना होगा, तीनों का नाम सुना होगा, लेकिन तीनों में क्या रिलेशनशिप है, तीनों डिफरेंट डिफरेंट टर्म है या तीनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है, ये क्या है, इसको जानने के लिए हमको इसकी पूरी स्टोरी जाननी पड़ेगी। एक्चुअल में ये जो तीनों टर्म आए वो एक इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन से निकले हैं। इंटरनेशनल लेवल पे WHO की तरफ से इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप 1980 में ये इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन किया गया, और वहां से ये 3 टर्म निकल के आते हैं, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, जिनको यदि हम दूसरे शब्दों में जाने तो इम्पेयरमेंट को हम आम भाषा में हिंदी में बोलते हैं क्षतिग्रस्तता, डिसेबिलिटी यानी असमर्थता, और हैंडीकैप यानी विकलांगता। इम्पेयर्ड होना, क्षति होना, डिसेबल्ड यानी अयोग्यता, और हैंडीकैप यानी विकलांगता। ये 3 टर्म इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप 1980 से निकल के आते हैं। इन तीनों टर्म में बहुत ही खास बात है कि तीनों टर्म हैं तो डिफरेंट बट रिलेटेड। तीनों का अपना अस्तित्व है, लेकिन तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तीनों टर्म जैसा कि आपको इस स्लाइड में दिखाई दे रहा है, एक एरो के थ्रू मैंने दिखाया है कि इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। तो आप में से काफी लोग इसको समझ भी रहे होंगे कि जैसा ये पिक्चर स्लाइड आपको दिख रहा है, इम्पेयरमेंट इज अ बेसिक, एंड आफ्टर द इम्पेयरमेंट disability, and after that handicap. Handicap is a top condition. टॉप कंडीशन पॉजिटिव सेंस में नहीं, बट जो ये तीनों वर्ड हैं उसमें यदि हम शब्दों की व्यापकता को देखें तो हैंडीकैप जो है वो व्यापक शब्द है। इसको और गहराई से देखने का प्रयास करते हैं तो यहाँ से चीजें आपको थोड़ी समझ में और आएंगी। देखिए, बेसिकली होता है क्या है कि इम्पेयरमेंट, जैसे कि इसको भी मैंने बोला कि हम हिंदी भाषा में इसको बोलते हैं क्षतिग्रस्तता, क्षति होना। इट मीन्स क्या है कि ये शारीरिक स्तर पे होता है, जो हमारे शरीर के अलग अलग अंग हैं उन अंगों से संबंधित है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं इम्पेयरमेंट इज रिलेटेड विद द बॉडी ऑर्गन। जो हमारे शरीर के अलग अलग अंग हैं उन अंगों से संबंधित ये टर्म है इम्पेयरमेंट। यदि किसी व्यक्ति के शारीरिक अंगों में किसी भी कारण से यदि उसमें क्षति हो, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो यानी संरचना में कोई क्षति हो, या फिर कोई बीमारी होने की वजह से या कोई दुर्घटना के कारण, किसी भी प्रकार से यदि शारीरिक अंगों में उसकी संरचना में कोई क्षति होती है तो वो इम्पेयरमेंट, वो क्षतिग्रस्तता वाले टर्म में वो आता है। फिर दूसरी बात जो आती है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी इम्पेयरमेंट से रिलेटेड टर्म है। यदि इम्पेयरमेंट होने की वजह से, यदि क्षतिग्रस्तता की वजह से कोई व्यक्ति
उस अंग, हमारे शरीर में जो भी अंग है उसका अपना कार्य है। तो यदि व्यक्ति क्षतिग्रस्ता की वजह से उन कार्यों को करने में अयोग्य हो जाता है, असमर्थ हो जाता है उस कार्य विशेष को, जैसे यदि किसी के पैरों में क्षतिग्रस्ता हो जाए तो क्या होगा, उसे चलने में असमर्थता होगी, वो चलने में अयोग्य होगा, वो सामान्य रूप से सामान्य गति से नहीं चल पाएगा। तो क्षतिग्रस्ता की वजह से यदि शारीरिक रूप से जो क्रियाकलाप हैं, जो कार्य है, उसको करने में असमर्थता हो तो वो अयोग्यता या डिसेबिलिटी के अंदर ही आता है। तीसरी बात, अच्छा यहाँ पे डिसेबिलिटी जो होती है, जैसा इस स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है, ये व्यक्तिगत स्तर पे होती है। जैसे कि इम्पेयरमेंट की हमने बात की कि इम्पेयरमेंट जो है वो शारीरिक स्तर पे या शरीर के जो विभिन्न अंग हैं उन स्तर पे होता है, ऑर्गन लेवल पे होता है। लेकिन डिसेबिलिटी जो होता है वो इंडिविजुअल लेवल पे होता है, वो अंग विशेष की वजह से, लेकिन जो क्रियाकलाप है व्यक्ति का, जो व्यक्तिगत स्तर पे वो कार्य कर सकने की योग्यता होनी चाहिए प्राय उसमें, उसमें कमी आ जाए, उसमें वो अयोग्य हो जाए, उस कार्य करने में असमर्थ हो जाए, तो डिसेबिलिटी की बात आती है। इस प्रकार से डिसेबिलिटी जो है वो व्यक्तिगत स्तर पर होता है। तीसरा टर्म जो है हैंडीकैप, हैंडीकैप अर्थात विकलांगता। विकलांगता जो है वो इन्हीं दो टर्म से रिलेटेड है, इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी उससे रिलेटेड टर्म है। बट हैंडीकैप क्या होता है, हैंडीकैप जब भी हम इस शब्द को यूज करते हैं, विकलांगता शब्द को प्रयोग करते हैं, तो अपने आप में ये सामाजिक भागीदारी को प्रकट करता है। यदि कोई व्यक्ति इम्पेयरमेंट होने की वजह से अयोग्य या असमर्थ हो जाता है किन्हीं कार्यों को करने में, और उस असमर्थता अयोग्यता की वजह से यदि उसकी सामाजिक भागीदारी जो है, जो सोशल लेवल पे वो एक्टिविटी नॉर्मली उसको करना चाहिए, जो उसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उसमें जो कमी होती है, उसमें जो ह्रास होता है, उससे हम बोलते हैं विकलांगता। इस प्रकार से हैंडीकैप जो है वो सोशल लेवल पे होता है और वो सामाजिक स्तर पे होता है। हैंडीकैप जो है वो व्यक्तिगत स्तर पे नहीं होता। हम समूह में कार्यों को करने में असमर्थ हो जाएं, या हम सामूहिक रूप से प्रतिभाग करने में असमर्थ हो जाएं, या सामूहिक रूप से जो भी कार्यक्रम है, जो भी प्रतिभाग हमको करना चाहिए, वहां पे हम एक सामान्य तरीके से यदि शामिल नहीं हो पा रहे हैं, उन कार्यों को नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पे ये टर्म यूज किया जाता है, विकलांगता, हैंडीकैप। तो इस प्रकार से तीन टर्म है, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप। और इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये टर्म हमें बार बार आएंगे और इन टर्म्स के बारे में बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब उन्हीं टर्म को हम वन बाय वन और थोड़ा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। पहला इम्पेयरमेंट, अब उसको हम थोड़ा उसकी डिफिनेशन को, कॉन्सेप्ट को लेके बात करते हैं। इम्पेयरमेंट वास्तव में क्या होता है, ये एक तरीके का आप शारीरिक कमी कह लीजिए या असामान्यता कह लीजिए, किसी व्यक्ति के शरीर शारीरिक रूप से या उसकी जो शारीरिक संरचना है, जो विभिन्न अंग हैं उसकी जो संरचना है, उसके जो कार्य हैं, उसमें कोई कमी या असामान्यता हो। फिर से समझने का प्रयास करते हैं। इम्पेयरमेंट क्या है कि एनी लॉस और एबनॉर्मलिटी इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर,
तो जो हमारा शारीरिक संरचना है, जो हमारे शरीर के जो विभिन्न अंग हैं उनकी जो संरचना है, उस संरचना में, उसकी कार्य प्रणाली में यदि कोई कमी या असामान्यता हो तो वो इम्पेयरमेंट होगा, क्षतिग्रस्तता उसको माना जाएगा। यहाँ पे जो ICIDH 1918 में जो क्लासिफिकेशन किया गया उसमें इस तरीके से इम्पेयरमेंट को बताया गया कि हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं, कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि जन्म के समय ही किन्हीं बच्चों में कुछ शारीरिक संरचना में कमी पाई जाती है, जैसे किसी अंग का पूर्ण रूप से न बनना। बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि माँ के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है तो वहां पर ये देखा जाता है कि किसी अंग विशेष की जो संरचना है वो पूर्ण नहीं हुई। तो इस प्रकार से, तो यदि संरचना अपूर्ण है तो उस अंग विशेष की जो कार्य है, क्योंकि ये तो बहुत सर्वविदित है कि हमारे शरीर में जितने भी अंग है उसका अपना एक निश्चित कार्य है और उस अंग के बिना उस कार्य को करने में हम प्राय असमर्थ होते हैं। तो हर अंग का अपना एक निश्चित कार्य है। तो यदि वो अंग की संरचना पूर्ण नहीं, अपूर्ण है, तो निश्चित रूप से उसकी जो कार्य प्रणाली होगी उसमें कमी आएगी। उस कमी को, उस अपूर्ण संरचना को हम इम्पेयरमेंट अथवा क्षतिग्रस्तता कह सकते हैं। ये शारीरिक स्तर पे होगी, एनाटॉमिकल लेवल पे होगी, फिजियोलॉजिकल होगी, इस तरीके से ये होगी। अब इसको हम कह सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति की आंखों की संरचना यदि पूर्ण नहीं है, तिरछी आंख है, या कुछ ऐसे बाय बर्थ कुछ ऐसा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, या फिर किसी दुर्घटना की वजह से, कोई चोट लगने की वजह से, कोई बीमारी होने की वजह से, कोई दुर्घटना होने की वजह से, कोई एक्सीडेंट होने की वजह से संरचना में जो ऑर्गेनल स्ट्रक्चर है हमारा, उसमें कोई लॉस या एबनॉर्मलिटी आ जाए तो वो इम्पेयरमेंट होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इम्पेयरमेंट इट नॉट कंपल्सरी कि ये लाइफ लॉन्ग हो। कभी कभी क्या होता है कि इम्पेयरमेंट को उचित उपचार के बाद उसमें उसको इम्पेयरमेंट को कम किया जा सकता है या उसमें काफी सुधार हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि इम्पेयरमेंट, जैसे किसी की दुर्घटना में एक्सीडेंट हुआ, अब किसी के पैर की हड्डी में फ्रैक्चर आया, तो ऐसा नहीं कि वो अब कभी चल नहीं पाएगा। थोड़े दिन के लिए क्षतिग्रस्तता हुई, फिर उचित जो चिकित्सीय उपचार है उसके करने के पश्चात थोड़े दिनों बाद वो वापस पुनः वो जो फ्रैक्चर है वो सही हो सकता है और वो व्यक्ति फिर से चलने में समर्थ हो जाता है। तो इम्पेयरमेंट आंशिक भी होता है और इम्पेयरमेंट जो होता है वो लॉन्ग टर्म पर्पज से भी होता है। डिपेंड करता है कि उसका नेचर कैसा है, किस तरीके से इम्पेयरमेंट हुआ है। कुछ कुछ इम्पेयरमेंट चिकित्सीय रूप से ठीक कर लिए जाते हैं, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम ठीक नहीं कर पाते। इस तरीके से इम्पेयरमेंट है। देन दूसरा जो टर्म है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी क्या होता है? डिसेबिलिटी इज अ मेंटल एंड फिजिकल कंडीशन that restrict an individual ability to engage in substantial gainful activity in the manner or within the range considered normal for human being। एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो रेंज डिसाइड किया गया, एक सामान्य व्यक्ति प्राय इन कार्यों को कर पाएगा, एक औसत होता है। लेकिन यदि इम्पेयरमेंट की वजह से जो शारीरिक संरचना में जो क्षतिग्रस्तता उत्पन्न हुई है उसकी वजह से फिजिकली और मेंटली, ध्यान रखिएगा दोनों चीजें यहाँ पे आती हैं, बहुत बार फिजिकली नहीं होता है, मेंटली होता है। तो फिजिकली और मेंटली, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, दोनों तरीके से, यदि शारीरिक या मानसिक दोनों तरीके से यदि रिस्ट्रिक्शन हो
बाधा हो, यानी कि व्यक्ति एक सीमित दायरे में ही कार्य कर पाए या पूर्ण रूप से वो जो रेंज है, नॉर्मली जो एक रेंज है ह्यूमन बीइंग के लिए, उस रेंज को वो कंप्लीट न कर पाए, उन कार्यों को नहीं कर पाए, उसमें वो असमर्थ या अयोग्य हो जाए उनको करने के लिए, तो उस कंडीशन में, उस परिस्थिति में वो व्यक्ति डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आएगा। महत्वपूर्ण बात है कि ये मेंटली और फिजिकली दोनों होता है। यदि अंगों में क्षतिग्रस्तता की वजह से आता है तो फिजिकल कंडीशन में डिसेबल्ड होगा, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि फिजिकल कंडीशन में डिसेबिलिटी नहीं होती, वो मेंटली और हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी भी होता है। वो जो हमारा डेवलपमेंटल ग्रोथ है उसमें इंटरनली उसकी वजह से भी, उसमें रिस्ट्रिक्शन आने की वजह से भी या उसका प्रॉपर डेवलपमेंट ना होने की वजह से भी डिसेबिलिटी आती है, जो फिजिकली हमको दिखाई नहीं देती है, बट इंटरनली मेंटली और न्यूरोलॉजिकली और डेवलपमेंटल बेसिस पे वो एग्जिस्ट करती है बॉडी में, ह्यूमन बीइंग में। तो डिसेबिलिटी इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट के आधार पर या क्षतिग्रस्तता के आधार पर यदि कोई व्यक्ति जो एक निश्चित क्रियाकलाप हैं सामान्यतः ह्यूमन बीइंग के लिए, उन क्रियाकलापों करने में यदि वो असमर्थ हो जाता है, अयोग्य हो जाता है उनको करने में, जैसे पैर में चोट लगना जिसकी वजह से हम पैर सीधा नहीं कर पाते हैं, या फिर उसके स्ट्रक्चर में जो है, स्ट्रक्चरल जो है या उसमें जो लॉस होता है वो इम्पेयरमेंट है, लेकिन उसकी वजह से हम चल नहीं पाए, हम दौड़ नहीं पाए, हम अपना काम नहीं कर पाए, जो हमारा डेली रूटीन है उसको हम नहीं कर पाए, हम मूवमेंट नहीं कर पाए, घर के अंदर भी मूवमेंट नहीं कर पाए। तो इम्पेयरमेंट की वजह से जो इंडिविजुअल लेवल पे, जो व्यक्तिगत स्तर पे फिजिकली और मेंटली जो रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट होते हैं, जो बैरियर्स क्रिएट होते हैं, जो हमको, जो हमारी एबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, हमारी योग्यता को सीमित कर देते हैं, हमारा जो कार्य शक्ति है उसको सीमित कर देते हैं, उस स्थिति में वो व्यक्ति डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आता है। असमर्थता या अयोग्यता की श्रेणी में वो व्यक्ति शामिल हो जाता है। इस प्रकार से ये उसके इम्पेयरमेंट के आगे की बात होती है डिसेबिलिटी। नेक्स्ट जो तीसरा हमारा टर्म है आज, हैंडीकैप्ड। हैंडीकैप्ड वास्तव में इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी से ही रिलेटेड है, लेकिन ये न तो शारीरिक स्तर पे होता है न तो व्यक्तिगत स्तर पे होता है। ये जो है बहुत प्रचलित शब्द है, सामान्यतः लोग उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन जो भी लोग इन शब्दों से बहुत परिचित नहीं है वो इसका सही प्रयोग नहीं कर पाते, कहीं पे कहीं शब्द, कहीं पे कहीं शब्द। वास्तव में हैंडीकैप, विकलांगता शब्द व्यक्तिगत स्तर पे प्रयोग करने के लिए नहीं है। इसका अर्थ कहीं से भी ये नहीं है कि ये व्यक्तिगत स्तर पे ये शब्द प्रयोग हो या फिर क्षतिग्रस्तता के स्तर पे। हैंडीकैप विकलांगता जो है ये सामाजिक स्तर पे ये होता है। यदि इम्पेयरमेंट हो, ऑर्गेनल स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम हो, कोई लॉस हो, उसकी वजह से डिसेबिलिटी हो, उसकी वजह से मेरा फंक्शनल लॉस हो, और उस फंक्शनल लॉस के बेसिस पे मैं सोशली पार्टिसिपेशन मेरा ना हो पाए, मैं सोशली पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊं, जो सोशल पार्टिसिपेशन है, जो सोशल लेवल पे एक्टिविटीज है, मैं उसको करने में असमर्थ हो जाऊं, या मुझे फिर विशेष सहायता की आवश्यकता पड़े, या कुछ असिस्टिव डिवाइसेस होते हैं जिनको यूज करना पड़े, नॉर्मली मैं उन कार्यों को करने में असमर्थ हो जाऊं फंक्शनल लेवल पे इन दी सोसाइटी और सोशल लेवल, तो फिर वहां पे विकलांगता शब्द वहां पे उपयोग किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति सामाजिक स्तर पे यदि इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटी की वजह से सामाजिक स्तर पे वो प्रतिभाग करने में या कार्यों को करने में अयोग्य हो, असमर्थ हो, तो उसे हम सामाजिक स्तर पे उस व्यक्ति को हम विकलांगता की श्रेणी में रख सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इन तीनों टर्म के संबंध में कि इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप।
इम्पेयरमेंट ऑर्गन लेवल पे, फिजिकल लेवल पे होता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। एंड डिसेबिलिटी जो सेकेंड लेवल डिसेबिलिटी क्या होता है, ऑर्गन लेवल पे इम्पेयरमेंट होने की वजह से, क्षतिग्रस्ता होने की वजह से यदि कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाए, कार्य करने में असमर्थता आ जाए, योग्यता आ जाए, तो वहां पे डिसेबिलिटी आती है। देन उसके आधार पे यदि हमारा सामाजिक प्रतिभाग में बैरियर उत्पन्न हो, हम सामाजिक प्रतिभाग नहीं कर पाए, जो सामाजिक रूप से व्यक्ति को जो उन कार्यों में शामिल होना चाहिए, जो कार्य करने चाहिए, उसमें जो प्रतिभाग उसका है एक सामान्य रूप में, उसको करने में कठिनाई महसूस हो, या वो असमर्थ हो, या वो नहीं कर पाए, तब उस श्रेणी में सामाजिक स्तर पे जो उसकी अयोग्यता है उसको हम विकलांगता शब्द से परिभाषित करते हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण टर्म है, क्षतिग्रस्ता, असमर्थता या अयोग्यता और विकलांगता। इसको एक और पिक्चर हम ले लेते हैं जिसमें ये सारा कंक्लूड हो जाएगा, तीनों टर्म आपका। देखिए, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप 3 टर्म है, लेकिन इम्पेयरमेंट आता कैसे है? वो एक्सीडेंटल हो सकता है, कोई डिजीज हो सकता है, कोई डिसऑर्डर्स हो सकता है, बाय बर्थ हो सकता है, आफ्टर बर्थ हो सकता है, जन्म से हो सकता है, जन्म के बाद हो सकता है, किसी दुर्घटना हो सकता है, किसी बीमारी से हो सकता है, किसी भी तरीके से शारीरिक स्तर पर इम्पेयरमेंट हो सकता है। ये कैसे होगा? शारीरिक स्तर पर। और इसके क्या होगा? इससे हमारी कार्य क्षमता में कमी आ जाएगी। विकलांग अयोग्यता या असमर्थता क्या है? इसमें क्या होता है कि ये व्यक्तिगत स्तर पे होता है। इम्पेयरमेंट होने की वजह से यदि व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पे उसकी जो क्रियाकलाप है वो सीमित हो जाए, वो उन क्रियाकलापों को करने में असमर्थता या अयोग्यता उसे प्रदर्शित हो, उस स्थिति में वो व्यक्ति डिसेबल्ड होगा, अयोग्य या असमर्थ होगा। और इन दोनों के आधार पे, इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी के बेसिस पे, यदि कोई व्यक्ति सोशली डिसएडवांटेज हो जाए, मतलब उसे सामाजिक रूप से वो सामाजिक सहभागिता न कर पाए, उसकी वजह से सामाजिक रूप से वो अलग थलग हो जाए, उसको जो समाज में शामिल वो नहीं हो पाए उस तरीके से, उन क्रियाकलापों में, उन चीजों में प्रतिभाग नहीं कर पाए, तो इस तरीके से यदि सोशल लेवल पे उसे कोई इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी की वजह से सोशली उसे कोई नुकसान होता है, कोई हानि पहुंचती है, और वो सामाजिक रूप से एक सामान्य तरीके से, एक सामान्य रूप में प्रतिभाग कर नहीं कर पाता, तब जाके उसको विकलांगता की श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रकार से ये 3 टर्म प्रचलन में है, जो कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप 1980 में ये तीनों टर्म निकल के आया, वहां पे इसे डिफाइन किया गया, क्षतिग्रस्ता, असमर्थता और विकलांगता। इस प्रकार से ये 3 टर्म हमने समझने का प्रयास किया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझने में समर्थ हुए होंगे। अब आप में से किसी का कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड, तो हम उस पर चर्चा कर लेते हैं।